Hello, guys. Hope you are all doing good and you are watching Indian Legal Learner. So आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मतलब व्हाट इज़ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग होता है जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, स्ट्रेंजर है। जैसे कि हम बोले कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और मेरे बीच में, तो उस केस में अगर कोई और थर्ड पर्सन है, वो हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या है, स्ट्रेंजर है। उसका कोई लेना देना नहीं होता हमारे कॉन्ट्रैक्ट से। और जो हमारा जनरल रूल है वो ये बोलता है कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये क्या है, ये स्यू नहीं कर सकते, ये आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो डॉक्ट्रिन है बेसिकली ये हमें इसी के बारे में बताता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। एज आई सेड कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्यू नहीं कर सकता, वो आपके खिलाफ उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक्शन को नहीं ले सकता है। इसमें जैसे कि एक केस है दैट डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस द सेल्फ्रिज लिमिटेड। सो इस केस में क्या हुआ, एक डी पर्सन है जो टायर सप्लाई कर रहा है होलसेलर एक्स को, बट किस कंडीशन पे कि एक्स जो कि रिटेलर है वो आगे उसको अगर रीसप्लाई करेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको, प्रॉमिस करेगा वो एक्स को कि वो आगे जो पर्सन जिसको भी वो सप्लाई करेगा वो डी की लिस्ट प्राइस से नीचे नहीं बेचेगा उसको। जैसे कि देयर इज़ अ पर्सन डी एंड एक्स। तो ये तो है होलसेलर। आई होप कि आप सबको पता होगा होलसेलर और टेलर क्या होता है। और ये है रिटेलर। तो इस केस में क्या हुआ, डी ने इसको टायर सप्लाई टायर टू होलसेलर एक्स की उस कंडीशन पे दैट एनी रिटेलर टू होम एक्स रीसप्लाई। अब आगे जिसको भी ये क्या करेगा, रीसप्लाई करेगा, जिसको भी ये आगे रीसप्लाई करेगा द टायर शुड प्रॉमिस एक्स, कि वो एक्स को अब प्रॉमिस करे दैट not to sell them to the पब्लिक डी बिलो दी लिस्ट डीज लिस्ट प्राइस। डी ने एक जैसे कि इसने एक लिस्ट प्राइस किया हुआ है कि 50 रुपीज़ का, ठीक है। इसने इसको टायर बेचा लेट से 30 रुपीज़ में, ठीक है। और वो कहता है अब आगे जो एक्स है वो इसको आगे 50 रुपीज़ से नीचे तो नहीं बेच सकता है, ठीक है। कि अगर वो सोचे कि मतलब मैं 30 में लेके और उसको 40 में बेच दूँ तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको 50 में तो बेचना ही पड़ेगा। वो इसको 60 में बेच सकता है बट 50 से नीचे नहीं बेच सकता। किसको, एक दूसरे पर्सन जो कि ऐसे या कोई भी और अदर पर्सन है। तो ये यहाँ पे ये कहता है कि एक्स सप्लाई टायर्स टू एस अपॉन दिस कंडीशन, उसने बेचा बट नेवर द लेस एस सोल्ड द टायर बिलो द लिस्ट प्राइस। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, ये जो एस है इसने आगे जब इसको सेल करा तो इसने लेट से कि 40 में एक्स ने एस को बेचा और एस ने ये आगे 45 रुपीज़ का बेच दिया, जबकि डी का लिस्ट प्राइस जो है वो तो 50 है, तो आप उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, बट एस ने जो है वो बेच दिया। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये बिटवीन था डी एंड एक्स एंड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड एस। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट बने, एक कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 दिस एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 दिस। एक कॉन्ट्रैक्ट डी और एक्स के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्स और एस के बीच में। देयरफॉर डी कुड नॉट ऑब्टेन, इस केस में जो डी है वो डैमेजेस ऑब्टेन नहीं कर सकता है एस से। एक्स के पास तो जाके बोल सकता है बट इससे नहीं कर सकता। एंड डी हैड नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन फॉर एस प्रोमिस, और ना ही डी ने कोई कंसिडरेशन दिया एस के प्रॉमिस एस के प्रॉमिस के लिए कि मतलब एस का जो प्रॉमिस एस भी नहीं बेचेगा, इसके लिए लेट से मैं तुमको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ या जो भी है, या तुमको थोड़े सस्ते में और टायर बेच देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस केस में जो डी है वो जाके इस एस से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है। प्रोमिस फॉर एस प्रोमिस टू एक्स, ठीक है। क्या इस एस के फॉल्ट की वजह से वो एक्स से
डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकता और इससे भी नहीं कर सकता। नॉर ही इज़ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डी एंड एक्स, और ना ही वो क्या है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ना तो इसने डी ने उसको कोई कंसिडरेशन दिया एस के प्रॉमिस के लिए, और ना ही वो जो एस है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन दोनों ही केसेस में जो डी है वो ना तो एक्स से अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है और ना ही एस से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सो ये था ये केस। फिर उसके आगे ऑल्सो इधर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कब कब ऐसा हो सकता है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्यू कर सकते हैं एक दूसरे को। तो जैसे इन दी फॉलोइंग केसेस स्ट्रेंजर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो स्यू। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो स्यू कर ही सकता है, क्यों? क्योंकि वो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, बट स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। बट कुछ केसेस ऐसे हैं स्ट्रेंजर भी कर सकता है, जैसे कि बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। जैसे एक ट्रस्ट बनाई गई किसी भी पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो वो बेनिफिशियरी हो गया उस ट्रस्ट में। उस केस में जो बेनिफिशियरी है वो एनफोर्स कर सकता है प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट इवन दो ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कि वो जो लेट्स से ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम एक ट्रस्ट फॉर्म करेंगे जो कि सी के लिए होगी, ए एक माइनर है इसके बेनिफिट के लिए होगी, तो इस केस में जो सी है वो बेनिफिशियरी हो जाएगा। और सी जो है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हो रहा है। बट ये जो पर्सन है सी, ये जाके क्या कर सकता है अपने अपने इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट को एनफोर्स करवा सकता है, जबकि ये क्या है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल है मुन्ना भाई एंड सर्किट। दो पर्सन है, देयर आर टू पर्सन्स दैट मुन्ना भाई एंड सर्किट। तो सर्किट बेनिफिशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी में बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ चिंकी। सो एक पर्सन और है इधर, ये है सर्किट और ये है चिंकी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, और ये कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ चिंकी के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो इन दैट केस चिंकी जो है वो एनफोर्स कर सकती है उसका क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट वो, जबकि इस चिंकी क्या है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, बट स्टिल ये जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। फिर आता है प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट। मैरिज सेटलमेंट की बात करें तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ प्रोविजन इज मेड फॉर हिम इन मैरिज सेटलमेंट। ठीक है, क्या हुआ जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जहाँ पर प्रोविजन हुआ फॉर हिम इन मैरिज सेटलमेंट में, तब भी जाके वो करवा सकता है। उसने किसी की मैरिज सेटलमेंट करवाई, उस केस में जाके मैरिज दो अलग पर्सनस की हो रही है, बट उसकी सेटलमेंट करवाने का जो वो बनता था, जो भी उसका प्राइस बनता था, रिवॉर्ड बनता था, उसके लिए वो जाके एनफोर्स करवा सकता है। फिर प्रोविजन फॉर maintenance or marriage expenses of female members under a family arrangements. In case of provision is made for the marriage or maintenance of a female member of the family on the partition of HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्टीशन होने पे द फीमेल मेंबर जो है वो उसका प्रॉमिस एनफोर्स करवा सकती है कि जबकि वो क्या होगा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे निखिल गिव्स हिज प्रॉपर्टी इन इक्वल पोर्शन टू हिज 3 सन्स। एक पर्सन है निखिल जो अपने तीनों बच्चों को एक प्रॉपर्टी को दे के जाता है, तीनों लड़कों को, अपने तीनों बेटों को, और कहता है कि अब उसकी एक बेटी है नेहा, उसकी आप दोनों को तीनों को मिलके नेहा को 10,000 रुपीज़ की मेंटेनेंस देनी है पर मंथ। इस केस में और आगे चल के मान लो ये तीनों लड़के नहीं देते, तो इस केस में क्या होगा जो नेहा है वो प्रोसिक्यूट कर सकती है दोनों को, अगर तीनों को अगर किसी ने भी उसको मेंटेनेंस नहीं दी तो। उसके बाद फिर आता है साइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी अ साइन। बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट का साइन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट था मेरे और आपके बीच में, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट को बोला कि अब आप मेरी जगह मैं ये बेनिफिट मेरे बेटे को असाइन करती हूँ, लेट्स से, तो उसके ऐसा भी हो सकता है साइन। बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी असाइन कर सकते हैं आप बेनिफिट्स। द साइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दो ही इज नॉट अ पार्टी टू इट। So Rahul assigns his insurance policy in favor of his wife. पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो राहुल के बीच में हुआ और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ। इसने राहुल ने क्या करा, इसको फेवर में वाइफ के ट्रांसफ़र करवा दिया, साइन करवा दिया। वाइफ कैन एनफोर्स इट ऑल्दो शी इज़ नॉट अ पार्टी टू इट। फिर आता है नेक्स्ट है हमारे पास दैट एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे जैसे
जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राजू पे श्याम 500 रुपीज़। राजू ने श्याम को 500 रुपीज़ दिए कि जाओ जाके बाबू राव को दे देना। श्याम एक्नॉलेजेस टू बाबू राव। श्याम ने जाके बोला बाबू राव को कि हाँ मेरे पास आपका पैसा है जो मुझे आपको देना है, ये मुझे राजू ने दिया। तो बाबू राव कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम श्याम। तो इस केस में जो ये पर्सन है बाबू राव, ये पैसे को श्याम से रिकवर हाँ ये इस पैसे को क्या कर सकता है, शाम से रिकवर कर सकता है। तो वेयर द प्रोमिसर इधर बाय हिज कंडक्ट और एक्नॉलेजमेंट और बाय पार्ट पेमेंट और बाय स्टॉपल क्रिएट्स प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर कैन स्यू। तो ये केस में फिर आता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एजेंट कर रहा है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ द प्रिंसिपल कैन बी एनफोर्स्ड बाय प्रिंसिपल। तो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जैसे कि क्या हुआ, एक एजेंट है उसने जाके कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि हमें इस चीज़ की कंस्ट्रक्शन करवानी है। अब एजेंट कल को अवेलेबल नहीं होता या कुछ भी होता है और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन नहीं करता, तो उस केस में इसके लिए प्रिंसिपल जो है वो एनफोर्स करवा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसको कंस्ट्रक्टर को स्यू कर सकता है। सो ये पूरा हमारे पास जो है ये था, बहुत छोटा सा ये टॉपिक था जिसको हमने कवर किया, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये डॉक्ट्रिन, ये रूल हमको क्या बताता है बेसिकली। थैंक यू।